उदास मत हो, ये दुख भी चला जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं बुद्ध की कहानी। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें। क्या आपको पता है बुद्ध नाम एक भिक्षुक थे? या आपको इस बात की जानने की सख्त तो होगी ना? तो चलिए शुरू करते हैं। उदास मत हो, तभी आपका मन धीरे से आपके वश में आ जाता है। और अगर एक बार यह आपके वश में आ गया तो फिर आप ऐसी कौन सी भी चीज़ नहीं जो हासिल नहीं कर सकते, हर चीज़ आपकी हो जाएगी। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो बिना देर किए चलिए उन कहानी की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी यह है, कई मई बात अपनी गरीबों को नहीं बतानी चाहिए। एक गांव में गोलू नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। उस जैसे उसका नाम था वैसे ही उसका स्वभाव भी था। एक दिन भोला वह ज़्यादातर दिमाग नहीं लगाता था। जैसे उसके घर वाले लोग उसे बोल देते वैसे ही घर कर लेता था। उसे लगता बिना सोचे समझे लोगों को समझने वही बोल देता। गोलू, उसके घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। उसके पिता के पास खेती करने के पर्याप्त ज़मीन थी, पास खेत भी थे, जमीन भी थी और अच्छी खासी फसल हो जाती थी। गोलू के माता पिता काफ़ी दयालु स्वभाव के थे, लेकिन लोग उनके इस दयालु स्वभाव का गलत फ़ायदा उठाते थे। लोगों को लगता अक्सर उसकी मजबूरी सुनकर उनसे अनाज और पैसे उधार मांग लेते, लेकिन लौटाते समय देर में पहुंचाते। लेकिन बहाने गोलू के माता पिता भी अपने शांत स्वभाव दयालु के थे, उनका उधार वापस लेने के लिए दबाव नहीं डालते थे। इसी तरीके से दोस्त, रिश्तेदार और गाँव वालों के बीच उनके बहुत से पैसे उधार के रूप में फंस चुके थे। इसके बावजूद अब भी अगर उनके पास कोई अपनी मजबूरी सुनाकर रोने लगता तो वह उसे भी धन और पैसे उधार देकर उनकी मदद कर देते थे। शायद अपने माता पिता की वजह से ही गोलू का स्वभाव भी इतना भोला था। इसी बीच गोलू के माता पिता बड़े धूमधाम से गोलू की शादी भी कर देते हैं। लेकिन गोलू की पत्नी स्वभाव से थोड़ी तेज और नाज नखरे वाली थी, इसलिए अपनी मर्जी के खर्चे करती थी, अपनी बातों से घर वालों को दबा कर रखती थी। लेकिन गोलू अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वे उसकी हर इच्छा पूरी करती और अपनी सारी बातें समझा करता। उसके कुछ साल बाद बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक गोलू के पिता की तबीयत खराब हो गई। गांव में वैद्य के पास ले जाया गया, लेकिन गांव के वैद्य उनकी बीमारी को पता नहीं चल पाया। तो उन्हें फिर बड़े वैद्य के पास ले जाया गया, जहां जाकर उन्हें पता लगा कि गोलू के पिता के शरीर में कर्क रोग की शुरुआत हो चुकी है। वैद्य ने गोलू की मां को इलाज के लिए पैसों को कहा, लेकिन क्योंकि अभी रोग की शुरुआत है, इसलिए अगर सही उपचार किया जाए तो यह संभाला जा सकता है, रोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन इस उपचार में समय और धन दोनों की बड़ी मात्रा में जरूरत है। गोलू और गोलू के पिता के पास छोड़कर उसकी मां धन व्यवस्था के लिए गांव वापस आ जाती है और उन सभी लोगों के घर जाती है जिन्होंने पैसे उधार दे रखे थे। उनसे भी कुछ लोग तो पैसे वापस कर देते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर लोग यहाँ वहाँ के बहाने बात को टाल देते हैं। इसलिए गोलू की माँ गांव के सेठ से ब्याज पे पैसे लेकर शहर वापस चली जाती है और अपने पति का इलाज शुरू करवाती है। लेकिन इलाज बहुत ही महंगा था और लंबे समय से चल रहा था, इसलिए सरकार से और ज़्यादा पैसा उधार लेने की बजाय गोलू उसकी माँ अपने कुछ खेत बेचने के निश्चय किया और उन्होंने अपने कुछ खेत गाँव के सेठ को बेच दिए। लेकिन इतना लंबा इलाज करवाने के बावजूद भी गोलू के पिता की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके इलाज के खर्चों की वजह से लगातार गोलू की मां के गहने और उनके खेत बिकने चले जा रहे थे। अब तो उनके पास नामात्र ही खेत शेष रह जाते हैं। लेकिन कुछ दूसरी तरफ गोलू के पिता की तबीयत दिन पर दिन भी खराब होती जा रही थी। एक दिन गोलू जब बाजार में कुछ सामान लेकर घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ उसके पिता का सिर अपनी गोद में रखकर जोर जोर से रो रही है। गोलू के पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। इसके पिता की मौत के बाद उसकी मां को भी बहुत उदास दुखी रहने लगी थी। साथ ही उनके परिवार में गरीबी का पहाड़ टूट चुका था, क्योंकि जो थोड़े समय में खेत बचे थे उन्हें गोलू सही तरीके से नहीं संभाल पा रहा था। अब तक घर का, खेत और सब सारी जिम्मेदारी पिता ही संभाल रहे थे, इसलिए किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था। गोलू की पत्नी, जिसे अपनी मनमर्जी का खर्चा करने की आदत थी, अब उसके फिजूल खर्चे भी बंद हो चुके थे, इसलिए वह अपनी सास और गोलू से कुछ नहीं कहती थी। घर में रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेती, लेकिन गोलू और उसकी माँ चुपचाप उसकी बातें सुन लेते। गोलू अपने साधारण स्वभाव की वजह से अपनी
अपनी सारी जिम्मेदारियों, पिछली गलती, सारी बेवकूफ़ियों के बारे में अपनी पत्नी को बता देता। बाद में अपनी पत्नी उन्हीं बेवकूफ़ के बारे में बोल कर उसे ताने मारती और कई बार तो अपने मायके वालों के सामने उसे जलील भी करती। गोलू को लगता था कि वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से अपनी मजबूरी, दुखों के बारे में बात करेगा तो उससे सहानुभूति और मिलेगी, लेकिन लोग उसकी मजबूरी सुनकर उसके सामने तो विचार करते, लेकिन बाद में उसका मजाक उड़ाते कि कैसा बेवकूफ़ इंसान है, इसका बाप ही बेवकूफ़ था और यह भी बेवकूफ़ है, हमें इसकी मदद कैसे करे, यह लल्लू इंसान हमारे पास कैसे रहेगा। इसी से इसकी पीठ पीछे इसके बारे में तरह तरह की बात करते और उसका मजाक बनाते हैं। लोग गोलू और उसकी माँ के सामने अच्छी सलाह तो देते, लेकिन कोई भी असलियत में उसकी मदद न करने के सामने नहीं आता। ऐसे ही एक दिन अचानक रात में गोलू की माँ के सीने में दर्द उठा और वह भी भगवान को प्यारी हो गई। इस घटना के बाद गोलू बहुत उदास हो गया और परेशान रहने लगा। काम तो वह पहले से ही ठीक से नहीं कर पाता था, लेकिन अपनी माँ के जाने के बाद वह घर में ही उदास दुखी होकर बैठ रहता। इस बात पर उसकी पत्नी उसे दिन भर ताने मारती और पड़ोसी से उसकी बुराई करती। वह कहती जैसे इसके माँ बाप ने काम में डरपोक थे, वैसे ही यह भी। गोलू को पड़ोसी के मुंह से अपनी पत्नी के द्वारा की गई उसकी बुराइयों के बारे में पता चला तो वह बहुत गुस्सा आया और वह अपनी पत्नी की पड़ोसियों से बुराई कर देता। उनकी इस आदत की वजह से पड़ोसी अपने सामने गोलू उसकी पत्नी का मजाक बनाते और उन दोनों की एक दूसरे से चुगली भी करते, जिसकी वजह से गोलू और उसकी पत्नी के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। एक दिन झगड़े के दौरान उसकी पत्नी घर छोड़कर अपने मायके चली गई और धमकी दे गई कि वह अब कभी वापस नहीं आएगी। पत्नी के जाने के बाद गोलू और अकेला पड़ गया और वह पूरे दिन दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता रहता। कई बार तो उसे विचार आता कि अब वह आत्महत्या ही कर लेता हूँ, लेकिन फिर वह कुछ सोचकर रुक जाता। कुछ समय पहले तक जो लोग गोलू को अपना दोस्त, रिश्तेदार पर पड़ोसी बताकर मीठी मीठी बातें कर रहे थे और उसके पिता से सहायता मांगते थे, आज वही लोग गोलू का मजाक उड़ाते और उसे पागल कहते। अंदर से दुखी होकर पूरी तरह से टूट चुका गोलू बस किसी तरह से अपना जीवन काट रहा था। लेकिन एक दिन गोलू के गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा आते हैं। जब गोलू को उन महात्मा के बारे में पता चलता तो वह सीधे उनके पास जाता और उनके चरणों में गिरकर रोने लगता। महात्मा गोलू को उठाते हैं और उससे कहते हैं, इस असीमित दुख का कारण पूछते हैं तो गोलू अपने परिवार की सारी कहानी महात्मा जी को कहा सुनाता है। गोलू की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद महात्मा उससे कहते हैं, तुम्हारे परिवार की इस हालत का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा और तुम्हारे माता पिता का हद से ज्यादा सीधा होना और उन पारिवारिक बातों को दूसरों से बता देना, जिन बातों को कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे सीधे स्वभाव का इलाज तो लोग के द्वारा किया गया धोखा, ताना और तुम्हारी इसी हालत में ही कर दिया। लेकिन आज मैं तुम्हारे उन 7 बातों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। गोलू पूरा ध्यान लगाकर महात्मा जी की बात सुन रहा था। महात्मा जी ने शुरू किया, पहली बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी वह तुम्हारे दुख और मजबूरी। ज्यादातर लोगों के भी जीवन में छोटा सा दुख और मजबूरी आई नहीं कि वह इसका ढूंढना पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या दूसरों को अपना दुख और मजबूरी बताने से हमें उस दुख से छुटकारा मिल जाता है? नहीं, बल्कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को नज़रों में एक कमज़ोर और मजबूर व्यक्ति साबित हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग मदद तो नहीं करते, लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारे इसी मजबूरी का उपहास उड़ाते हैं। ज़रा सोचो, दूसरों से अपनी मजबूरी बताने का क्या कारण हो सकता है? तो अपनी मजबूरी बताकर सामने वालों की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं या फिर उसे किसी प्रकार आर्थिक चाहते हैं। लेकिन अगर किसी ने तुम्हारी मदद कर भी दी तो फिर वह बदले में तुमसे इससे भी अच्छी मदद की उम्मीद रखेगा, और अगर तुम उसकी मदद नहीं कर पाए तो फिर वह मन ही मन तुम्हें अपना दुश्मन मानेगा लगेगा। अगर गलत से भी तुमने अपनी मजबूरी और अपने दुश्मनों को बता दी तो वह तुम्हारी मजबूरी का गलत फायदा भी उठा सकता है, क्योंकि वह समझ जाएगा इस समय तुम कमजोर और मजबूर हो। तुमसे बदला लेने यहाँ सही समय है, इसलिए अपने दुख और मजबूर किसी के साथ साझा मत करो।
करो, लोगों के स्वभाव को पढ़ना सीखो। अगर तुमने लोगों को स्वभाव और नियत को गहराई से समझा सीख लिया तो खुद को बहुत सी मुसीबतों से बचा सकते हो। वैसे दोस्तों, किसी भी इंसान की असल स्वभाव और उसकी नियति के बारे में समझना काफ़ी आसान हो जाता है। महात्मा ने कहा, अब दूसरी बात जो तुम्हारे लोग में साझा नहीं करनी है वह अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाएं। अतीत से भी गलतियां हमसे हो चुकी है, फिर चाहे वह हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हुई हो या फिर हमने जानबूझकर करी हो, उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बताने से अतीत की गलती तो ठीक नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा करके हमें लोगों की नज़रों में उपहास का पात्र जरूर बन जाते हैं। हमारी अतीत की गलतियां पता चलने के बाद लोग हम पर शक की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं और लोगों को हम पर भरोसा भी कम हो जाता है, और कई मौक़ों पर तो लोग हम पर भरोसा करना ही छोड़ देते हैं। भले ही हम वह इंसान ना रहे, ना उस समय था जब हमने वह गलती की थी, लेकिन लोग फिर भी हम पर अतीत की गलती के साथ ही छोड़कर देखेंगे। वह एक चीज़ समाज में हमारी छवि को खराब करती है और वह एक भरोसेमंद व्यक्ति का दर्जा हमसे छीन लेती है। दूसरी तरफ हम अपनी भविष्य की योजनाएं भी लोगों को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के दो बड़े नुकसान होते हैं। पहला, हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं खुद को दूसरे से श्रेष्ठ साबित करना और अपनी तारीफ करने की चाहत होती है। यह चाहने उसके अंदर बैठने की वजह से होती है। लगभग हर व्यक्ति ही अपने अंदर की इसी अहमियत की पूर्ति के लिए बड़े बड़े लक्ष्य बनाता है और फिर उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजनाएं बनाता है, लेकिन जब वह अपनी लक्ष्यों को योजना लोगों को बताने लगता है तो उसके बड़े बड़े और योजनाओं के बारे में सुनकर लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, और उनकी इसी झूठी तारीफ को सुनकर व्यक्ति के अहम को ठंडक मिलती है, तो वह हमें जो उसे ऊर्जा दे रहा था अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, वह अब ठंड पड़ना लगता है कि आप व्यक्ति के अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वह जजा नहीं रह जाता जो काम की शुरुआत में था, और इसी की बात संभावना की गई गुना बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने उस बीच काम के बीच में ही छोड़ दे और उसका लक्ष्य कभी पूरा ही ना हो। इसलिए हमेशा काम पूरा होने के बाद ही लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, और उसे उन लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है जो हमारी उस योजनाओं का हिस्सा ही नहीं है। समय से पहले अपनी योजनाओं के बारे में बताने का दूसरा नुकसान यह भी है कि लोग हमारी उस योजनाओं को पूरा ही नहीं होने देंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि दूसरा व्यक्ति उससे आगे निकल जाए। इसलिए जब लोगों को तुम्हारे लक्ष्य और योजनाओं के बारे में पता चलेगा तो वह तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेगा, यहाँ तक कि वे लोग जो आप तक आपकी मदद कर रहे थे, आपके दोस्त और रिश्तेदार भी पीछे हट जाएंगे। और अगर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोगों को तुम्हारी योजना के बारे में पता चल गया तो तुम्हारी योजनाओं के बारे तो निश्चय ही रूप से तुम्हारी योजनाओं को असफल बनाने की कोशिश करेगा। इसीलिए असफल बनने की कोशिश करेगा। अपनी अतीत की गलती हो भविष्य की योजनाओं को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। महात्मा जी ने कहा, तीसरी बात जो किसी से नहीं बतानी चाहिए वह अपने घर की बात। हमारे घर में हमारे माता पिता, बच्चे, बहू या पत्नी के बीच बातें हो रही है, वह हमें किसी से नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अक्सर घर में छोटी मोटी बहस लड़ाई के बाद वह गुस्से में दूसरों से अपने परिवार की बुराई करना तो शुरू कर देता है, लेकिन उस समय यह भूल जाता है कि जो व्यक्ति हमारी बातें सुन रहा है वह भविष्य में हमारी इन्हीं बातों के लिए हमें नीचा दिखा सकता है या लोगों के सामने अपने अपमानित कर सकता है। और वैसे भी जब हम लोगों के सामने अपने घर की बातें बताना शुरू कर देते हैं तो लोगों को हमारे घरेलू मामलों में घुसने का मौका मिल जाता है, और वे जरूरत पड़ने पर हमारे इस घरेलू मनोमुटाव का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इसके अलावा भी जब घर वालों को पता चलता है कि परिवार के किसी सदस्य ने उसकी बुराई की है तो उसे बहुत बुरा लगता है, और इस बात को लेकर घर में और भी लड़ाई शुरू हो जाती है। इससे सास बहू और पति पत्नी के बीच अधिकतर झगड़े होते हैं तो सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि वह दोस्त, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से एक दूसरे की बुराई करते हैं। इसीलिए अगर हम अपने परिवार के सदस्यों की तारीफ नहीं कर सकते तो किसी और से हमें उनकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए। महात्मा ने आगे कहा, चौथी बात जो किसी से नहीं बतानी चाहिए वह अपनी कमजोरी, अपनी ताकत। पहली बात तो ज़्यादातर लोग अपनी कमजोरी और अपनी ताकत के बारे में बता ही नहीं पाते। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में पता है तो तुम सच में एक ही बुद्धिमान व्यक्ति हो। इसलिए तुम्हारे दूसरों के सामने अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में न बताने के दो बड़े कारण हैं। पहला कि अगर तुम्हारे दुश्मनों का तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे में पता चल जाए तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती रह जाएगी।
सबसे बड़ी ताकत रह जाएगी, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी उस ताकत का कोई न कोई तोड़ जरूर निकाल लेंगे। अगर तुम्हारे सबसे बड़ी कमजोरी भी लोगों के सामने उजागर हो गई तो लोग अपनी बात मनवाएंगे, तुम्हारी उस कमजोरी का भी फायदा उठाएंगे। इसलिए अपनी कमजोरी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, यहाँ तक कि पति पत्नी को भी अपनी कमजोरी के बारे में नहीं बताना चाहिए। जरूरत पड़ने पर अपनी पत्नी मनवाने के लिए यह एक दूसरे की कमजोरियों का फायदा भी उठा सकते हैं। अगर पति की कमजोरी पत्नी को पता है तो पति को हमेशा ही दबकर रहना पड़ेगा। अगर इसका उल्टा भी उतना ही सही है। महात्मा ने आगे कहा, पांचवी बात जो दूसरों को से नहीं बतानी चाहिए वह आमदनी और अपने धन के बारे में अब किसी से अपनी आमदनी के बारे में ना बताने का प्रयास कारण हो सकता है। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कि अगर हमारी आमदनी कम है और लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो वे जरूरत पड़ने पर कभी भी हमारी आर्थिक स्थिति खराब है हमसे दूर भागेंगे, क्योंकि समाज में एक गरीब व्यक्ति की आर्थिक मदद करने से हर व्यक्ति डरता है। उन्हें इसी बात का डर होता है कि इसकी आमदनी तो इतनी कम है, यह पैसे कैसे वापस करेगा। साथ ही हमारी आमदनी के जानकर लोग हमारी हैसियत का अनुमान भी लगा लेते हैं और हमारी उसी के अनुसार इज्जत भी कर देते हैं। अगर आमदनी बहुत कम है तो हमारा उपहास भी उड़ाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारी आमदनी ज़्यादा है और लोगों को इसके बारे में पता है तो वह छोटी सी भी जरूरत पड़ने पर आपके पास ही आर्थिक मदद मांगने आएगा। और अगर किसी के कारण बस अपनी ज़रूरतमंद नहीं तो वह सोचेगा वह व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है, लेकिन उसने जानबूझ कर नहीं की। तो इसके तरीके आपकी आमदनी आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आपके पास मनमुटाव और झगड़े के कारण बनेगी। इसलिए अगर आमदनी कम है तो लोग मजाक उड़ाएंगे, अगर ज़्यादा है तो हर व्यक्ति तुमसे मदद मांगता रहेगा। इसलिए अपने धन के बारे में बात ना करें, नहीं समझदारी है। शास्त्रों में तो यह तक कहा गया है कि पति को अपनी कमाई के बारे में कभी भी पूरी तरह से अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर पत्नी को पति की कमाई के विषय में पता चल गया तो उसकी कमाई को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी, इसके धन पर जरूरत से ज़्यादा अपना अधिकार जताएगी और पति के तमाम खर्चों पर रोक लगाने का प्रयास करेगी। आत्मा ने उस आगे कहा, छठी बात जो तुम्हें लोगों से नहीं बतानी है वह अपमान के बारे में। अगर तुम्हें किसी से कारण कहीं पर अपमानित होना पड़ता है और इसके बारे में कभी चर्चा न करें, अपनी पत्नी को भी ना बताओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बेशक उस वक्त तुम्हारे पक्ष में बात करेगी लेकिन बाद में उस अपमान का ताना देती रहेगी। और अगर दूसरों लोगों को भी तुम्हारे उस अतीत में हुए अपमान के बारे में पता है तो वह कभी 4 लोगों के सामने तुम्हारे उस अपमान के बारे में करके जलील कर सकते हैं। महात्मा ने आगे कहा, सातवीं और अंतिम बात जो तुम्हारे दूसरों से साझा नहीं करनी है वह अपने मित्र और अपने शास्त्रों के बारे में। हालांकि ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमारे मित्र और शत्रु कौन है, लेकिन इन जानकारी का गलत फायदा यह वह लोग उठा सकते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं। अगर हमारे शत्रु को यह पता चल गया कि हमारे मित्र कौन है जो जरूरत पड़ने पर हमारा साथ दे सकते हैं तो वह हमारे मित्रों के साथ अपने संबंध गहरे कर उन्हें दूर कर यह हमारे खिलाफ कर सकते हैं। और अगर हमारे मित्रों को यह पता कि हमारे सबसे बड़ा शत्रु कौन है तो अगर समय आने से पहले किसी कारण बस हमारा वे मित्र हमारा शत्रु बन जाता है तो वह हमारे उस पुराने शत्रुओं को के साथ मिलकर हमारा बड़ा नुकसान कर सकता है। इसीलिए अपने मित्रों और शत्रुओं के बारे में कभी किसी हर जगह अपने सामने बखान नहीं करना चाहिए। इतना कहने के बाद महात्मा जी मौन होकर गोलू को चेहरे की तरफ देखने लगे। गोलू की आंखों में आंसू थे, पश्चाताप था। आंसू थे। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह अपनी पत्नी, दोस्त और गांव वालों को अपनी हर एक बात कितनी बड़ी गलती कर रहा था और उसकी इतनी नादानी की वजह से उसे बेवकूफ समझा है और उसकी पत्नी भी उसकी इज्जत नहीं करती और उसे छोड़कर जा चुकी है। लेकिन उस दिन महात्मा जी के सामने ही गोलू ने मन ही मन में यह निश्चय किया कि आज के बाद वह अपना राज किसी को नहीं बताएगा, अपना शोषण नहीं होने देगा और एक जिम्मेदारी को गंभीर व्यक्ति के बनने का पूरा प्रयास करेगा। उम्मीद करते हैं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। तो दोस्तों हम इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और 8 और 2 कितने होते हैं ये भी बताइए। ये कहानी आप हमारी कहाँ से देख रहे हैं, कौन से जिले से देख रहे हैं, प्लीज़ दोस्तों कमेंट में बताइए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।